हाय दोस्तों, मैं लेक्चरर कमल मीणा मेरे यूट्यूब चैनल गुरु कमल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो 12th क्लास में हैं, कि लगभग मैंने जो RBSC क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट के 4 वीडियोज़ में चढ़ा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर के। आज उसको अंतिम रूप देने जा रहा हूं, उसके आंसर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ताकि आप घर बैठे बैठे ढंग से समझ सके, उसका आंसर क्वेश्चन भी आप ढंग से कर सके। इनमें कौन कौन सी चीज़ें जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको क्या करना और क्या नहीं करना, इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों कि 12th की जो बुक है, मैंने बताया कि आपको वीडियो देखने से पहले अगर आप एक बार बुक पढ़ ले तो बहुत बेटर होगा। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हो तो एक बार कम से कम वीडियो देखें मेरा, उसके बाद वापस बुक पढ़ें, फिर वापस वीडियो देखें। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ ऐसा नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, अगर आप क्यूरियसटी है, पढ़ाई को लेकर सीरियस स्टूडेंट है, नो डाउट आपको कई सारी क्वेश्चंस आपके जहन में चलेंगे, उठेंगे, तो उन क्वेश्चनों का समाधान मेरे पास है। आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो और जान सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम्स है, इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है और कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक मेरा पढ़ाना निरर्थक है तब तक आपके समझ नहीं आ जाता, और जब आपको समझ आ जाएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको आपका फ्यूचर इस हिस्ट्री में नजर आएगा कि यार हिस्ट्री जो विषय है इसको मैं फ्यूचर भी बना सकता हूँ और एक जीवन जीने का अच्छा रेस्पेक्टफुल जीवन जीने का एक अच्छा जरिया बनाया जा सकता है। हिस्ट्री अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि आप चाहे UPSC का एग्जाम दो, चाहे RPSC का एग्जाम दो, चाहे आप लेक्चरर बनो, टीचर बनो, कुछ भी बनो, हिस्ट्री एक ऐसा है कि अगर आपकी समझ इस पर बन गई तो आप आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो, अच्छी सम्मानजनक जिंदगी जी सकते हो और अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हो। अब आते हैं हम काम की बात यह है कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें 4 पार्ट बना चुके हैं, अब आज 5वां पार्ट है। तो मेरा इस वीडियो देखने से पहले मेरे पहले के चारों पार्ट आप पार्ट है उनको ढंग से देख लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपको तक वो पहुंच जाए। तो अब पहले क्वेश्चंस की जो आंसर क्वेश्चन टेबल है, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इसमें देखो एक वैदिक जो साहित्य है उसको एक दृष्टि में दे रखा है। इसके अंदर लास्ट में देखना, आपको इसमें दे रखा है वैदिक साहित्य, तो इसको आप ढंग से एक बार याद कर लें, क्योंकि ये चीज आपको सारी जिंदगी, अगर आप किसी भी एग्जाम को दोगे, वैदिक साहित्य से 100% क्वेश्चन आता है और वो आपको क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसके अंदर से। मैं आपको बता दूं, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है 4 वेदों के नाम लिखे हुए हैं ऊपर, ऋग्वेद, यजुर्वेद में शुल्क है और कृष्ण दोनों को लिखा हुआ है, फिर सामवेद और अथर्ववेद लिखा हुआ है। नीचे इसमें आप देखोगे, गौर से देखोगे तो आपको नीचे लेफ्ट साइड में जाओगे, देखोगे कि ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऊपर तो लिखा हुआ है ऋग्वेद के नीचे देखो ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा पूछा जाता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, तो वो कौन सा हो जाएगा? आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। या पूछा जा सकता है पांचों का, तो पांचों का कृष्ण यजुर्वेद का है, तैत्तिरीय, शुक्ल यजुर्वेद का है धनुर्वेद, और सामवेद का है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या किसी एक का या चारों का, इनके उपवेदों के नाम बताइए। तो इनके उपवेद के नाम आपको याद होने चाहिए, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्पवेद, ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसमें नीचे आ जाता है दूसरे नंबर पे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, ये भी पूछा जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय है, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ है, और सामवेद का पंचविश है। पूछा जाता है पंचविश किसका ब्राह्मण किस ग्रंथ का है, तो आपको पता होना चाहिए सोमवेद का है, और अथर्ववेद का गौफत है। इनको भी आप अच्छे से रट लेना, ये बहुत बार जिंदगी में आपको पूछे जाएंगे, आपको अच्छी समझ हो जाएगी। आरण्यक ऐत्रेय और सांख्यान किसके? ऋग्वेद के। कृष्ण के तैत्तिरीय है, बृहदारण्यक शुक्ल का है, और सामवेद का जैमिनी है, और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। ठीक है। उपनिषद ऐत्रेय और कौशिकी, ये किसके? ऋग्वेद के। फिर तैत्तिरीय, कठ और श्वेतासर, ये किसके? कृष्ण यजुर्वेद के और शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्य, और सामवेद के छांदोग्य, केन, और अथर्ववेद के प्रसन, मुंडक और मांडुक। ये इसके क्या है? उपनिषद है। सारे ग्रंथों के उपनिषद पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्रंथ का उपनिषद किससे संबंधित है। स्रोत सूत्र में आश्वलायन और कौशिकी है, आपस्तंभ
हिरण्यकेशी, बौधायन, कात्यायन, ये शुक्ल यजुर्वेद के सामवेद का खादेर, लाटियान, ब्राह्मण और अथर्ववेद का चेतायन, और गृह सूत्र है आश्वायन कौशिकी, मैत्रायणी, आश्वायन, ये सारी चीजें क्लियरिटी ये है इसके अंदर। मैं बता दूं ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आपको देखने की चीज मिलेगी। ऋग्वेद के जो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे स्रोत हो, चाहे उपनिषद हो, सब कैसे या तो कैसे स्टार हो रहा है कैस शब्द से और या ऐत्रीय से। अगर आपको मान लो कभी नहीं आ रहा छाटने की आपको जरूरत पड़े तो के और ए से अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है समझ लेना वो ऋग्वेद का उपनिषद है या ऋग्वेद का सूत्र है या ऋग्वेद का उपवेद है, जो भी है तो इनको आप रख लेना, ये बहुत अच्छी सी चीज। अब नेक्स्ट चीज आती है महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु बड़े अहम होते हैं। अगर आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को ढंग से रट लिया या आपको अच्छे से आगे तो आपको पूरे चैप्टर का इनमें निष्कर्ष होता है, पूरे चैप्टर का आगे आप डरोगे नहीं और आप इजी गोइंग इस एग्जाम को पास कर जाओगे। अगर आप ज्यादा भी कुछ एफर्ट्स नहीं करोगे और आपको लगता है कि मुझे तो एवरेज स्टूडेंट बन के रहना है और मुझे तो इस एग्जाम में ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है, ज्यादा पढ़ाई का टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो आप सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु याद कर लो तो भी आपका काम हो जाता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको हर चैप्टर के याद करने, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई से भी महत्वपूर्ण बिंदु, उनको याद करना बहुत जरूरी है, वो आने चाहिए आपको। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसके आंसर क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं हम। देखो इस महत्वपूर्ण बिंदु में 3 पे दे रखा है कर्नल आलकाट के अनुसार मानव संस्कृति का उद्गम का स्थल कहाँ है? भारत में। पूछा जा सकता है कि कौन से विद्वान के अनुसार जो मानव संस्कृति का उद्भव भारत में हुआ तो वो थे कर्नल आलकाट के द्वारा। एक कौटिल्य, कल्लड़ एवं बाणभट्ट ने भारतीय इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का योगदान दिया। पूछा जा सकता है कौन कौन इतिहासकार जिन्होंने भारतीय इतिहास के लेखन में, तो वो है कौटिल्य, कल्लड़ और बाणभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत में उत्तर पाषाण काल के कई प्रमाण उपलब्ध हुए। अब ये तो आपको पता होगा पाषाण काल पूर्व को देखो 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पूर्व जो कि लगभग 1 लाख BC के 2.5 लाख से लेकर 1 लाख तक का है, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। जो उत्तर पाषाण काल है वो 4000 BC से लेकर 1000 BC तक माना गया। उत्तर पाषाण काल जिसको कह दो या नव पाषाण काल कह दो, तो उन वहां के साक्ष्य भारत में बहुत सारे मिले हैं भारत के अंदर, तो ये पूछा जाता है, इसको याद रखना। सिंधु सरस्वती सभ्यता के विस्तार भारतीय सहित वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान में था। पूछा जा सकता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास किन किन देशों में पाया गया या इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे पाया गया, तो उनमें कौन कौन से देश आएंगे? अफगानिस्तान में भी इसके 2 स्थल पाए गए, मुंडी का और सुरतकोई, और पाकिस्तान में बहुत सारे मोहनजोदड़ो वगैरह, हड़प्पा, सब ये पाकिस्तान में, बलूचिस्तान वगैरह, सारा पंजाब वगैरह। और भारत में तो आपको मैंने बताया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात, MP, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दहिमाबाद तक भारत में इसका विस्तार पाया गया। तो ये सारा कहाँ पे 3 देशों में पाया गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इसका भी आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक इसमें आता है समुद्र के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा गया है। ठीक है, समुद्र से पार जो भारतीय प्रदेश है वो द्वीपांतर कहा गया है। और बाकी कुल मिला के बातें इनको सबको याद करना है। अब इसके छोटे लघुतरात्मक क्वेश्चन को देख लेते हैं। लघुतरात्मक क्वेश्चन में किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार, अपन कहते रहते हैं भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। कभी ये बहुत देखो जनरल चीजें लेकिन हमें नहीं पता होती है, तो किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है? वो है अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में भारत माता के नाम से जाना गया। किस वेद? पृथ्वी को भारत माता के नाम से जाना, पृथ्वी को किसके नाम जाना गया? भारत माता के। किस में जाना गया? इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद की रचनाकार कौन थे? अथर्व ऋषि थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि मिंडास ऑफ गोल्ड पुस्तक का लेखक कौन है? कौन है? अल मसूदी है। कौन है? अल मसूदी, ध्यान रखना। थर्ड का आंसर कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 BC ईसा पूर्व। मैंने आपको चैप्टर हिस्ट्री शुरू करने से पहले 2 वीडियो बनाए कि संवत क्या होते हैं, हिस्ट्री बेसिक क्या है, इसकी पढ़ा कैसे जाएगा, तो इसकी जानकारी उन वीडियो में मिलेगी। 57 ईसा पूर्व कौन सी संवत की स्थापना हुई थी? विक्रम संवत की स्थापना हुई थी। किसने की थी? राजा विक्रमादित्य ने की थी। कहाँ के राजा थे? मालवा के शासक थे। इसे मालव संवत भी कहा जाता है, इसे कृत संवत भी कहा जाता है, क्योंकि मालवा प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा यूज किया। यह भारत का प्राचीनतम संवत है, विक्रम संवत। ठीक है, इसके बाद में एक शक संवत भी पूछा जाता है। 78 ईस्वी में किसने की थी? कुषाण ने की थी 78 ईस्वी में, तो दोनों मंत्र भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद गुप्त संवत है, हर्ष संवत है, हिजरी संवत है। इन सारों को आप ढंग से देखो। आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई पूरी दिल खोल के करो, हर चीज को जानो, उसकी बारीकियों को जानो। संवतों का टेंशन ही खत्म करो। एक संवत टॉपिक आ गया, पूरा टेंशन दी गया, जिंदगी भर तक टेंशन खत्म, बारीकियां सीखो इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? वेदांग कितने चैप्टर पढ़ा होगा, आप पता चला होगा आपको, वेदांग 6 हैं।
अब 6 वेदांग आपको आ रहे तो पता चलेगा ना कौन सा नहीं है, अदरवाइज 6 नहीं आ रहे तो फिर तो इसमें एबीसीडी ढूंढने से कोई मतलब ही नहीं है। तो 6 वेदांग है कौन सा? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, और ये सारे 6 वेदांग है। ज्योतिष लास्ट में, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। ये वेदों के अंग। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग होते हैं वेदों की जो क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जो टिपिकल लैंग्वेज है, उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए, ताकि आम जन के समझ में आ सके, आम विद्वानों को समझ में आ सके, तो उसको इसीलिए किसकी रचना हुई? वेदांगों की रचना हो गई, की गई थी। मतलब वेदों के अंग तो 6 है। कौन कौन से? निरुक्त, कल्प, सूक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग, इनको आप रट लेना, ठीक है। अब इसमें कौन सा नहीं है? सूत्र इनके वेदांग नहीं है, ध्यान रखना। इसमें आंसर आ जाएगा चौथे का डी, सूत्र नहीं है। प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्तिकल्पतरु के लेखक का नाम आपने पढ़ा, मैंने बताया नौका शास्त्र के बारे में। युक्तिकल्पतरु के लेखक कौन है? राजा भोज थे। कहाँ के थे? धार के राजा थे। धार कहाँ पे पड़ता है? एमपी में। एमपी के राजा थे, उन्होंने युक्तिकल्पतरु, जिसमें लिखा गया कि नावों का निर्माण कैसा होता है, नौकायान का निर्माण कैसे होगा, बंदरगाहों का निर्माण कैसे होगा, कौन कौन सी कहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी थी, उसके सारे नौकायान के प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? राजा भोज की बुक्स युक्तिकल्पतरु से मिलती है, ठीक है। तो कहाँ के राजा थे? धार के राजा थे। पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। छोटा, ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या था? सप्त सैंधव, मतलब ऋग्वेद में जो आर्य थे, ऋग्वेदिक काल का जो आर्यों का जो विकास किया अपनी सभ्यता का, वो सप्त सैंधव प्रदेश में किया था। सप्त सैंधव कौन से थे? सिंधु की 7 जो नदियां थी सहायक, जिसमें 2 नदियां अफगानिस्तान से भी आते, काबुल वगैरह, और बाकी 5 ये जो अभी वर्तमान में सतलज, चेनाब, झेलम, ये सारी नदियों का एक, जहाँ पे आर्य लोग निवास करते थे, उनका प्रदेश था। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया, और वहाँ पे उन्होंने एक सभ्यता का विकास किया, ठीक है। तो ये उनका मूल निवास था आर्यों का। फिर उत्तर वैदिक काल के अंदर आर्य क्या है, पूरे भारत में, दक्षिणी भारत की तरफ और पूर्व भारत की तरफ चलते गए, और उन्होंने वो आगे जाके सप्त सैंधव प्रदेश की जगह उत्तर वैदिक कालीन, तो ये अपन को वैदिक कालीन के बारे में जानना है। तो ये क्या होता है? वैदिक कालीन सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों ने अपना आर्यकरण किया था। ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र से सप्त सैंधव प्रदेश, सिंधु सरस्वती सभ्यता के विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ पे मिले? विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ मिले? धोलावीरा में, जहाँ पे खेल, शायद संभवतः कोई खेल होता होगा, वहाँ पे मैंने बताया साइन बोर्ड का भी एक जगह मिली, धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी, उस स्थान को कहते थे क्या? संस्थागार। मैंने बताया सभा और समिति 2 एक संस्थाएं थी, जो समिति राजा पे कंट्रोल रखती थी, एक तरह के प्रजातंत्र टाइप सिस्टम था, तो जिसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है, जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है, मैंने आपको पहले बताया था। तो उनके बारे में जो जहाँ उनकी बैठक होती थी, उस सभा भवन को क्या कहलाता था? संस्थागार कहलाता था। क्या कहलाता था? संस्थागार कहलाता। अब अति लघुत्मक क्वेश्चन है, सारे सारे याद करने, बहुत ईजी छोटे क्वेश्चन है। लघु सरस्वती नदी, लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान किन पुरातत्ववेताओं के प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर बीएस माकड़कर। डॉक्टर बीएस माकड़कर इसका आंसर होगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार किन देशों में हुआ? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में कंबोडिया, मलेशिया वगैरह, इनमें सब में, थाईलैंड में भारतीय पूर्वी जो भारत की हमारी संस्कृति थी, उसका वहाँ पे विस्तार हुआ। क्योंकि किस प्रकार पता चला? क्योंकि वहाँ पे जो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म को रिलीजियस मानने वाले थे, भगवान राम के मंदिर मिले, बौद्ध धर्म के मंदिर मिले, जैन धर्म, तो इन सारे लोग वो कहीं न कहीं हमारी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, और हमारी संस्कृति और सभ्यता का वो लोग क्या करते थे? फॉलो करते थे, ठीक है। अंगरकोट काट के स्मारक किस देश में स्थित है? अंगकोर वाट का जो मंदिर है, किस देश में स्थित है? पूछा जाता है इसको, कि शायद पिछले साल भी एग्जाम में आया था ये, किस देश में? कंबोडिया में। कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। अब आप मैप में देखो, एटलस में देखो कंबोडिया कहाँ पे, तब आपका ज्ञान बढ़ेगा। कंबोडिया कौन सी जगह, इसकी राजधानी क्या है, ये सारी चीजें आपको ढूंढनी है, आपको होमवर्क है। नेक्स्ट है नप्पाषाण युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नप्पाषाण युग में क्या था? मैंने आपको बताया कि नप्पाषाण युग के अंदर इंसान खेती करना सीख गया था, पहिए का आविष्कार हो गया था, आग आ गई थी, तो ये सा है क्या है? तो और नप्पाषाण युग के अंदर एक स्थान पर रहना सीख गया था, समाज का एक डेवलप हो गया, राजा का विकास, ये सारी चीजें क्या है? नप्पाषाण युग की विशेषता है। आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, खेती का आविष्कार, लोहे का, ये सारी चीजें इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषता बता दी। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? किस धातु से थे? तांबा। मैंने आपको बताया कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो कांसा कैसे बनता था? तांबा और टीन से मिला के कांसा बनता था। तो वो लोग तांबा से भी अच्छे से परिचित थे, कांसे से भी अच्छी तरह से परिचित थे। ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के अधिकांश
लेख किस पर मिलते हैं? अधिकांश जो लेख मिले किस पे मिले? मोहरों पे, सील्स पे मिले, उनके जो भी लिखा गया है मोहरों पे मिले हुए। नेक्स्ट है, आरण्य ग्रंथों के किस विषय को प्रतिपादित किया है? आरण्य ग्रंथों में, आरण्य क्या थे? जंगल में लिखे गए ग्रंथ थे। किस विषय क्या थे? आरण्य ग्रंथों का जो मैंने बताया वही उपनिषदों वाला विषय था। उपनिषदों की जैसी दर्शन, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, ब्रह्मा क्या होता है, भगवान क्या होता है, जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, इन सारी चीजों पे लिखा गया। ये आरण्य को ही बाद में आधार मान के उपनिषदों की रचना हुई है। ये सारी चीजों का आगे जाके जो फिलोसफी जिसको हम बोलते हैं, दर्शन शास्त्र जिसको बोलते हैं, जिसके हम सोचते हैं प्रकृति के बारे में, भगवान के बारे में, आत्मा परमात्मा, ये सारा कंसेप्ट पहले कहाँ आरण्यकों में आया, उसके बाद फिर उपनिषदों में आया। ठीक है। त्रिपिटक क्या है? वही त्रिपिटक जिसमें बौद्ध धर्म की रचनाएं की गई थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये क्या थे? त्रिपिटक थे, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म की रचनाओं के बारे में, बौद्ध धर्म की जानकारी का ये अहम स्रोत है। ठीक है। बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति में त्रिपिटक, प्रथम अब उसकी पिटक की रचना हुई, द्वितीय में, 1वीं, तीसरे में जाके अभिधम और उनकी दोनों की रचनाएं हुई थी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, आ गया होगा आपकी समझ में। दशराग युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? मैंने आपको बताया दशराग युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। दशराग युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? राजा सुदास जो कि भरत कबीले के थे, और राजा थे किसके? पुरु कबीले के। पुरु कबीले के लेके किसको हुआ था ये युद्ध? विश्वामित्र और वशिष्ठ को। तो विश्वामित्र को क्या किया इन्होंने? हटा दिया। किसने? सुदास ने। और वशिष्ठ को अपना प्रधान पुरोहित बनाया। इस पे लेके विश्वामित्र नाराज हो गए और उन्होंने जाके कुरु के राजा को जाके अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने एक 10 राजाओं का एक समूह बनाया, और रावी नदी, जिसको परसुणी नदी बोलते हैं, परसुणी नदी पहले बोलते थे वैदिक काल के अंदर, आजकल वो रावी नदी के नाम से जानी जाती है, उसके किनारे युद्ध हुआ। और जिसमें किसकी विजय हुई थी? राजा सुदास की विजय हुई थी, भरत कबीले के थे, और बाकी 10 राजाओं को हारना पड़ा। 10 राजाओं में 5 तो आर्य थे, राजा थे, 5 अनार्य राजा थे। तो दशराग युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है। दशराग युद्ध कहाँ लड़ा गया, किस नदी के किनारे लड़ा गया था, कौन कौन राजा थे, ये सारी चीजें, और किस मैटर को लेकर लड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, पंचजन कौन कौन से थे? जो मैंने अभी बताया दशराग युद्ध, दशराग युद्ध में 5 तो कौन से जन थे? आर्य थे, 5 अनार्य थे। जो 5 आर्य थे, जो जन क्या था उस टाइम पे, एक छोटा कबीला टाइप होता था, एक इकाई थी राजनीति। तो वो जन, तो 5 जन थे, वो पंचजन कहलाए। उनमें कौन कौन से जन है? एक में पुरु है, और क्या नाम से तुर्बस, अनु, ध्रुव, पुरु, ये सारे के सारे 5 जन थे। किताब के अंदर नाम दे रखा है, इनको ढंग से पढ़ लेना 5 जन कौन कौन से थे। ठीक है। 3 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताएं। 3 ब्राह्मण ग्रंथों के कोई भी। प्राचीन भारत में गणित क्षेत्र में योगदान करने वाले 2 विद्वान कौन कौन से थे? आर्यभट्ट और भास्कराचार्य, ये 2 विद्वान थे। इन्होंने पाई का आविष्कार किया, जीरो का आविष्कार किया। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कणाद ने किस पद्धति का आविष्कार किया था? वैशेषिक दर्शन का किया था एक तो, और एक था अणु सिद्धांत का। 2 किए थे, अणु सिद्धांत और वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत। 16 संस्कारों के नाम बताइए। 16 संस्कार मैंने आपको बताया, गर्भाधान लेके, पुंसवयन लेके, सीमांतनयन लेके, जातकर्म लेके, नामांकरण, निष्क्रमण, वेदांग, वेदारंभ, कर्णभेद, है ना, उपनयन संस्कार, विद्या आरंभ, और उसके बाद में शादी ब्याह वाला, जिसको, और लास्ट में होता है अंतिम संस्कार। ठीक है। तो ये 16 संस्कार है टोटल। 16 संस्कारों किताब में दे रखे, इनको रटे, क्योंकि ये भी हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्या पे होता है इनमें। तो ये 16 संस्कार थे, बहुत जरूरी थे हमारे जो धार्मिक, एक इंसान की हर क्रिया को करने के लिए, मतलब उसके जो जीवन में एक अलग नेक्स्ट स्टेप होता था, नया कदम होता था, उससे पहले एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था ताकि वो सफल हो। उसमें ऐसी मान्यता थी, तो वो क्या कहलाते थे? 16 संस्कार कहलाते थे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 4 पुरुषार्थ क्या थे? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ थे। ये आपको पता होगा अच्छे से। आश्रम व्यवस्था क्या थी? आश्रम व्यवस्था जीवन को, एक एवरेज आयु मानी गई कि 16 वर्ष का इंसान की उम्र होती है, उसको 25-25 सालों में तोड़ दिया गया, 4 टुकड़े बना दिए गए थे। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, और क्या नाम से, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ के बाद लास्ट संन्यास है, सॉरी। तो ये 4 आश्रम थे। तो इसमें जीने का किस प्रकार से जीना है? 25 साल आपको सिर्फ गुरुकुल में बिताने, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक
स्टूडेंट की लाइफ जीनी है, उसके बाद 25 साल आपको गृहस्थ जीवन में बिताने, और उसके बाद में आपको वानप्रस्थ की ओर कर जाना, कभी घर में भी रहना है, कभी वन की ओर जाना है, उसके बाद में सन्यासी जीवन जीना है, लास्ट में 75 से लेकर 100 सालों तक। तो ये 4 आश्रम थे, इनको भी आप ढंग से देख लें। ठीक है, दिल्ली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? मेहरौली में। मेहरौली का जो कि बहुत ही हमारे साइंस की इस कह दो कि अद्भुत देन थी कि आज तक उस लोह स्तंभ पे किसी प्रकार का जंग नहीं लगा, इस प्रकार के रसायनों का यूज किया गया। तो कहीं न कहीं हम लोग क्या थे, हमारे जो भारतीय लोग थे वो क्या साइंटिफिकली क्या थे, बहुत स्ट्रांग थे, उन्हें हर चीज़ का ज्ञान था। लोह स्तंभ कहाँ पे? मेहरौली दिल्ली के अंदर है। शैल चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं? नेक्स्ट, लघुतात्मक शैल चित्र, जो शैलों के बारे में, गुफाओं की जो कला थी, किस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, भीमबेटका वगैरह की, नागार्जुन, ये सारी गुफाओं के बारे में दे रखा। अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप थोड़ा सा बारीकी से देख लें, अच्छा लगा। प्राचीन भारत के धर्म के त्रिऋण यज्ञ व्यवस्था को समझाइए। जो त्रिऋण होते थे, पितृण, देव ऋण, और ये सारे ऋण थे। तो इनको क्या है कि इंसान अपने जो ऋणों से मुक्ति करने के लिए ये आपको 3 काम करने, 5 महायज्ञ होते थे, 5 हर गृहस्थी को ये करने पड़ते थे। ठीक है, महाजनपद से क्या तात्पर्य थे, और महाजनपदों के मूल नाम लिखिए। तो महाजनपद में बताया आपको, उस टाइम 16 महाजनपद, छठी ईस्वी में पहले जन बने, फिर जनपद बने, फिर महाजनपद बने, एक राजनीतिक इकाई बन गई, एक राष्ट्र का रूप ले लिया, उसका एक राजा होता था, और धीरे धीरे कर सबसे जो स्ट्रॉन्ग बना वो मगध बना। मगध एक बड़े राज्य के रूप में उभरा था उनमें से। फिर आ जाता है